नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कतई अपना समर्थन नहीं देगा। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए यह संकेत जरूर दिया है कि उनके संगठन से जुड़े किसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है वहां किसानों के हित में जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी जानकारी दी है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान संगठनों के साथ बड़ी बैठक भी करेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि आवारा पशुओं की वजह से किसान को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से किसान नाराज है। राकेश टिकैत ने बीजेपी और उसकी सरकारों पर हमला बोलने के साथ ही यह सफाई भी दी है कि जहां भी किसानों पर अत्याचार होगा वह उसका विरोध करेंगे, चाहे वहां बीजेपी की सरकार हो या गैर बीजेपी की सरकार। सेना में भर्ती के लिए चलाई गई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का पहला बैच 6 महीना के लिए कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार हो गया। देश की रक्षा के लिए अग्निवीर एकदम तैयार है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच के साथ संवाद किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों को संबोधित किया है। पहले बैच में 40,000 अग्निवीर तैयार हुए हैं। इन्हें भारतीय सेना के 10 अलग अलग रेजिमेंटल सेंटरों में प्रशिक्षण दिया गया है। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अग्निवीरों को संबोधित किया है। जल थल और वायु सेना के लिए ये अग्निवीर तैयार हुए हैं। अलग अलग हथियारों को ट्रेनिंग मिल सके इसलिए अग्निवीरों को अलग अलग रेजिमेंटल सेंटरों में ट्रेनिंग दी जाती है। कर्नाटक में 2013 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2018 में चुनाव हुए हैं। सिद्धार्थ मैया के नेतृत्व में वापसी चाहती है। कांग्रेस ने एक नया क्षेत्रीय मुद्दा उछाला है ताकि बीजेपी के हाथ से बाजी निकल जाए। ये हुआ नहीं है। कांग्रेस के लिए ये मुद्दा असरदार नहीं रहा। बीजेपी सत्ता में आई है तब 2013 से और बीजेपी के 2018 के कांग्रेस की रास्ता पर है। उसे लगता है कि गवर्नेंस और एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे जो उसके खिलाफ है लिज्ञात आरक्षण के जरिए काटे जा सकते हैं। क्या होगा ये तो आगे की चीज है, लेकिन कर्नाटक में लिज्ञात आरक्षण का फैसला आने से अब और समुदाय में भी मांग उठने लगी है। 29 दिसंबर को बीजेपी की बोम्मई सरकार ने ऐलान किया है कि लिज्ञात का लिगास ओबीसी कैटेगरी में आएंगे और उन्हें 6% और 10% आरक्षण केंद्र के कोटे से दिया जाएगा। इसे सकारात्मक और पर देखा जा रहा। बीजेपी के लिए निराशा तब हुई है जब 5 साली लिज्ञात समुदाय ने सरकार के इस फैसले को ठुकरा दिया है। उनकी मांग 15% आरक्षण थी। दिल्ली में उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक सड़कों पर उतर आए हैं। विधायक उपराज्यपाल आवास तक पैदल मोर्चा कर रहे। इस मोर्चा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उपराज्यपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बस मार्शलों के पैसे क्यों रोके हैं? वह शिक्षकों को ट्रेनिंग पर जाने से रोक रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के सारे बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूं। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेज रहे हैं। अभी तक 1000 से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की ठंड से कांप रही दिल्ली वासियों को फिलहाल इस सर्दी से राहत की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो इस मौसम का अब तक सबसे कम तापमान है। आईएमडी ने 18 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति की संभावना जताई है। सफदरगंज वेधशाला में तापमान जहां 1.4 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं पाला क्षेत्र के आसपास न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वह लोगों से मिलकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पंजाब और अपने लक्ष्य को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में पंजाब के लोगों की और उनकी मेहनत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 5 नदियों से धन्य पंजाब अपने उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रकृति के उपहारों को भी घोषित किया जाना चाहिए और
और उनके लिए लाभ उठाने के लिए काम किया जाना चाहिए। यह पंजाब के लोगों की तपस्या है जिसने इस महान अवसर की भूमि को एक समृद्धि की भूमि के रूप में बदला है। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता दिख रहा। चीन, जापान जैसे कई देशों में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही। दुनिया भर के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने भी लोगों से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस बीच भारत के लोगों को राहत की खबर है। देश में पिछले 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 मामलों में 78 की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार को कोविड-19 के 104 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या 2149 हो गई है। कोविड मामले की कुल संख्या 4.46 करोड़ दर्ज की गई है। मृत्यु दर 1.79% दर्ज की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय यह बैठक शुरू होगी। इस बैठक में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2024 में होने वाले आम चुनाव पर रणनीति से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। आपको बता दें, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फतवा और कुरान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कारणों से फतवा का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। कुरान में 200 उदाहरण है और कोई भी इंसान यह तय नहीं कर सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। राजनीतिक हथियार के रूप में फतवा का इस्तेमाल किया जा रहा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को फतवा या इस्लामी धार्मिक फरमानों को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वे कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे तब कई बार उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए थे। जोशीमठ में धंसती जमीन और दरकते मकानों की खबरें के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। एक अध्ययन में पाया गया है कि श्रीकेश से जोशीमठ के बीच 309 जगहों पर भूस्खलन हुए हैं, यानी हर 1 किलोमीटर पर 1 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। अध्ययन बताता है कि जोशीमठ के आसपास के पहाड़ किस तरह से स्थिर है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अपने नेता सुधीर तांबे को रविवार को निलंबित कर दिया। हाल ही में सुधीर तांबे ने द्विवार्षिक विधान परिषद चुनाव से नाम वापस ले लिया है, जबकि उन्होंने अपने बेटे को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस की अनुशासन कार्रवाई समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद समिति ने तांबे को निलंबित करने का फैसला किया है। उनके खिलाफ जाँच लंबित है। केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह मिडिल क्लास के दबाव से वाकिफ है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में 2023 से 2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी। उम्मीद जताई जा रही कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स के अलावा अन्य को राहत देगी। निर्मला सीतारमण का यह 5वां बजट रहेगा। देश में अगले साल आम चुनाव होने हैं। देश की सत्ता पर कब्जे की जंग के लिए सियासी बिसात बिछने लगी। विपक्षी खेमे में चुनावी बाजी जीतने के लिए राजनीतिक कवायद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर जारी चर्चा की भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड़ पर आती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि पीएम पद के लिए देश में वैकेंसी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2024 के आम चुनाव में भी प्रचंड जीत दर्ज करेगा। धर्मेंद्र प्रधान रविवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में थे। जजों की नियुक्ति का मामला केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने CJI को पत्र लिखा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि शामिल करने का सुझाव भी दिया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को एसी कॉलेजियम में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को एसी कॉलेजियम में शामिल करने का सुझाव भी शामिल है। 16 जनवरी को देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव के बावजूद देश में लंबे समय से डीजल पेट्रोल के रेट में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा कि अभी भी डीजल की बिक्री पर पेट्रोलियम कंपनियों को घाटा हो रहा, जिससे वह इस पर राहत देने की स्थिति में नहीं है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आईबी ने सोमवार को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और इस्लामिक स्टेट अल कायदा आतंकी हमला करवा सकता है। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली, पंजाब
है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।